जंगल में सर्दी का मौसम आने ही वाला था। कालू कौवे और तोते ने अपने बाग में संतरे के पेड़ लगाए हुए थे, जिनके ऊपर छोटे छोटे हरे रंग के संतरे भी लग चुके थे। तोते भाई, हम हर बारी बेवकूफ़ी करते हैं। हमारे पेड़ पर जैसे ही हर साल संतरे लगते हैं तो हम उन्हें पक्षियों को बेच देते हैं। तो इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है? अगर संतरे बेचेंगे नहीं तो वो तो खराब हो जाएंगे ना। अरे नहीं यार, तुम समझे नहीं। सर्दियों का मौसम करीब आ रहा है। जंगल के पक्षियों को भी संतरे खाने का बड़ा ही मन है। हर साल पक्षियों का संतरे खाने का बड़ा ही मन करता है, पर इस साल हम पहले से ही अपने संतरों के दाम बढ़ा दें तो इस साल तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बेचारे पक्षी तो मजबूर हो जाएंगे। हमसे हमारे महंगे संतरे उन्हें खरीद नहीं पड़ेंगे। अरे हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे भी इस जंगल के पक्षियों को संतरे बड़े ही पसंद हैं। चलो ठीक है, फिर जैसे ही हमारे पेड़ के संतरे पक जाएंगे तो हम उनके दाम बढ़ा देंगे। देखना फिर पक्षियों को मजबूरी में हमसे हमारे संतरे खरीद नहीं पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर पक्षियों को भी संतरों के आने का बड़ा ही इंतजार था। बस 1 महीने के बाद हमारे जंगल में संतरे बिकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब तक तो सर्दियाँ भी आ जाएंगी। फिर देखना मानो चिड़े, मैं तुम्हें रोजाना संतरों का जूस पिलाऊंगी। अरे वाह, संतरों का जूस! वाह मम्मा, मुझे तो संतरों का जूस बड़ा ही पसंद है। बस जल्दी से सर्दी आ जाए। मैं तो देख के आ रही हूँ, कालू कौवे और तोते के बाग में संतरे तो लग चुके हैं, पर वे अभी थोड़े कच्चे हैं, इसीलिए कालू कौवा और तोता उन्हें तोड़ नहीं रहे। यूं ही फिर देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। कालू कौवे और तोते के बाग में संतरे पककर तैयार हो गए थे। अरे वाह वाह, इस बार तो सभी पेड़ पर काफ़ी अच्छे संतरे लगे हैं, काफ़ी बड़े भी हैं। इन्हें तो बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। हाँ कालू कौवे, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम इन्हें महंगे दाम में बेचेंगे तो हमें और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। क्यों नहीं, हम इसी दिन का तो कब से इंतज़ार कर रहे थे। अब देखना हम पक्षियों को कैसे लूटेंगे। बस जल्दी से हमें जंगल के अंदर अपनी अपनी दुकान खोलनी होगी। फिर अगले दिन सुबह ही कालू कौवा और तोता उसी जंगल में अपनी अपनी संतरों की दुकान खोल लेते हैं। संतरे ले लो, संतरे ले लो, खट्टे मीठे संतरे ले लो, बड़े बड़े संतरे ले लो। आ जाओ पक्षियों, जल्दी आ जाओ। ताज़े ताज़े संतरे ले लो, बड़े बड़े संतरे ले जाओ। बड़े बड़े चमकदार संतरों को देखकर तोते की दुकान पर भी काफ़ी सारे पक्षी आ जाते हैं और कालू कौवे की दुकान पर भी काफ़ी सारे पक्षी आ जाते हैं। हाँ तोते भाई, कैसे दे रहे हो संतरे? क्या दाम है इनके? बुलबुल बहन, इस बार हमारे बाग के अंदर संतरे बहुत ही कम लगे हैं, इसीलिए हमारे संतरों के दाम भी इस बार ज़्यादा होंगे। 1 किलो संतरे पूरे 1000 रुपये के मिलेंगे। हाय रे, 1000 रुपये के 1 किलो संतरे! अरे भाई, क्या सोने के संतरे बेच रहे हो? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं तुम्हारे पास से इतने महंगे संतरे खरीदूंगी। कालू कौवे, तुमने भी लालच शुरू कर दी। इतने ज़्यादा महंगे संतरे! अभी तो सर्दियाँ ठीक से आई भी नहीं और तुमने अपने संतरों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ा दिए। लालच किस बात की? हाँ, ये संतरे ऐसे ही नहीं आ गए। हमने पूरा साल मेहनत की, तब जाकर हमें ये संतरे मिले। हाँ, हम लालची नहीं हैं। तो और मैं तो इसी दाम के अंदर संतरे बेचेंगे। अगर तुम पक्षियों को खरीदते हैं तो खरीदो, वरना जा सकते हो यहाँ से। साल के पहले पहले संतरे थे, इसीलिए पक्षी मजबूरी में आकर कालू कौवे और तोते से महंगे दामों में वे संतरे खरीद लेते हैं। तुम सब पक्षी खरीदो, पर मैं नहीं खरीदूंगी इतने महंगे संतरे, क्योंकि मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। वे पक्षी तो अपने अपने संतरे लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा और तोता तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देख लिया तोते, मैंने कहा था ना, हम अपने संतरों के दाम जितने भी बढ़ा दें, पर पक्षी बेचारे मजबूरी में आकर हमारे संतरे हमसे ज़रूर खरीदेंगे। हाँ, तुम्हारी वजह से आज पहले दिन ही हमें इतना ज़्यादा मुनाफा मिल गया। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया तो सभी पक्षियों को जमा कर लेती है। तुम पक्षी क्या पागल हो गए हो? कालू कौवा और तोता मिलकर तो हमें लूटना चाह रहे हैं, और तुम सारे पक्षी दोनों हाथों पैरों से खुद को लुटवा रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे कालू कौवा और तोता तो अपने संतरों के दाम और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। और हम कर भी कर सकते हैं मीनू चिड़िया, हमें तो संतरे बहुत पसंद हैं। इस जंगल में कालू कौवे और तोते के अलावा तो और कोई संतरे बेचता भी नहीं है। हाँ, अब तो सर्दियों का मौसम भी आ गया है। अगर अभी संतरे नहीं खाएंगे तो फिर तो संतरों का मौसम ही चला जाएगा। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ही बताओ ना, अब हम क्या करें? तुम्हारे पास इसका कोई हल है क्या? हाँ तोते, मेरे पास एक बहुत अच्छा हल है।
तभी तो मैंने कालू कौवे और तोते से वे संतरे नहीं खरीदे। पता है, दूसरे जंगल में मेरे मामा का अपना फलों का बड़ा सा बाग है। तुम सब बोलो तो मैं अपने मामा से कहकर संतरे मंगवा लेती हूँ, वो भी कम कीमत में। मीनू चिड़िया की बात सुनकर सभी पक्षी खुश हो जाते हैं और अपना अपना ऑर्डर मीनू चिड़िया को लिखवा देते हैं। तो बस ठीक है, हमें से कोई भी पक्षी अब कालू कौवे और तोते से उनके संतरे नहीं खरीदेगा। मीनू चिड़िया, तुम अपने मामा से कहकर ट्रक भरकर संतरे मंगवा लो। बस फिर क्या, घर आते ही मीनू चिड़िया सबसे पहले अपने मामा जी को कॉल मिलाती है और पक्षियों के संतरों के ऑर्डर उन्हें दे देती है। अरे वाह भाई वाह, इतने सारे संतरों का ऑर्डर। मीनू चिड़िया, मैं तो तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। ठीक है फिर, आज से 2 दिन के बाद तुम्हारे जंगल में संतरे पहुंच जाएंगे। बस फिर क्या, 2 दिन यूं ही गुजर जाते हैं। कालू कौवे और तोते के पास तो अब कोई भी ग्राहक नहीं आता था। ना जाने जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है, हमारी दुकान पर तो संतरे खरीदने आते ही नहीं। हाँ कालू कौवे, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें जल्दी ही अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी और हमारे सारे के सारे संतरे भी खराब हो जाएंगे। सामने से कबूतर जा रहा था। कालू कौवा हाथ देकर कबूतर को अपने पास बुलाता है। क्या बात है यार कबूतर, हम कब से यहाँ पर दुकान खोल के बैठे हैं और तुम पक्षी होके हमसे संतरे खरीदने आते ही नहीं। अरे आएंगे भी क्यों, तुम दोनों के संतरे इतने महंगे जो हैं। तुम दोनों को तो अपनी दुकानें अब बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने मीनू चिड़िया के मामा से कहकर दूसरे जंगल से संतरे मंगवा लिए हैं, वो भी बहुत सारे। तुम दोनों करो लालच, लालच करोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। क्या सभी पक्षियों ने मीनू चिड़िया से कहकर उसके मामा के पास से संतरे मंगवा लिए? ये बात सुनकर तोते और कालू कौवे को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। तभी वे सामने ही संतरों से भरी गाड़ी मीनू चिड़िया के मामा जी को लाते हुए देख लेते हैं। हाय रे कालू कौवे, ये तुमने क्या करवा दिया? तुम्हारी वजह से मैंने भी लालच की और आज मेरे संतरे भी मुझसे कोई नहीं खरीद रहा। देख लो तुम, मीनू चिड़िया ने संतरों से भरी गाड़ी मंगवा ली है। अब हमारे ये सारे संतरे ऐसे पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। मीनू चिड़िया, ये अच्छा नहीं किया तुमने बिल्कुल भी। मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तोते, मैं छोड़ूंगा नहीं मीनू चिड़िया को। मीनू चिड़िया के घर में जाकर मैं आग लगा दूंगा, सारे के सारे संतरे जला दूंगा, फिर देखूंगा कैसे खाते हैं पक्षी संतरे। हाँ, बदला तो लेना ही पड़ेगा। जब सारे के सारे संतरे जल जाएंगे तो पक्षी दोबारा से हमारे पास ही आएंगे। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा आराम से अपने घर में सो रहे थे, पर घर से बाहर वे दोनों बदमाश पक्षी लकड़ी की मदद से मीनू चिड़िया के घर को आग लगा देते हैं। अरे मम्मा देखो, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? हमारे घर में धुआं ही धुआं है। मीनू चिड़िया जब उठकर देखती है तो उसके घर में तो जगह जगह आग लगी हुई थी। मानो चिड़ी, हमारे घर में तो आग लग गई। देखो, जगह जगह आग लग गई। हमें भागना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। बड़ी मुश्किलों से मीनू चिड़िया अपने बेटे को लेकर घर से बाहर आ जाती है। आग को देखकर बाकी सारे पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। अरे कोई पानी लाओ, जल्दी से पानी लाओ, घर की आग बुझाओ, वरना पूरा घर जल जाएगा। पक्षी फिर जल्दी से पानी का पाइप लेकर आते हैं और पानी की मदद से वे आहिस्ता आहिस्ता घर से आग बुझा देते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देखो, पूरा घर जल गया तुम्हारा। नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मेरा। वैसे भी मेरा ये घर तो काफ़ी पुराना हो गया था, इसीलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मेरा। अरे क्या ज़रा नुकसान नहीं हुआ? हमारे सारे संतरे तो तुम्हारे घर के अंदर थे। अरे बाप रे बाप, हम सभी के संतरे तुम्हारे घर के अंदर ही जल गए। अरे पक्षियों, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप सभी के संतरे बिल्कुल ठीक हैं। मीनू चिड़िया फिर पक्षियों को सारी बात बताती है। अरे मम्मा, हमारे घर में तो हर जगह संतरे ही संतरे हो गए। हम आज की रात कहाँ पर सोएंगे? हाँ मानो चिड़ी, ये तो है, पर परेशान मत हो। हमारे घर के नीचे जो तहखाना है, हम ये सारे संतरे ले जाकर वहीं पर रख देंगे। तो पक्षियों, इस तरह मैंने आप सभी के संतरे ज़मीन के नीचे तहखाने में रख दिए थे। आप सबके संतरे बिल्कुल ठीक होंगे। कल सुबह मैं तहखाने के अंदर से सारे संतरे निकाल लूँगी और आप सबको दे दूँगी। ये बात सुनकर सारे के सारे पक्षी तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, पर झाड़ी के पीछे छुपे कालू कौवे और तोते का तो सारा प्लान चौपट हो गया था। वे दोनों तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे।
प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि बेचारे पक्षी भोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वे उल्लू सेठ के घर पर उससे मदद मांगने भी गए थे, पर उल्लू सेठ ने उनकी मदद नहीं की थी। इसीलिए बेचारे पक्षी गाय का चारा लेकर ही अपने बच्चों के पास वापस आ गए थे। देखो बच्चों, तुम सबके लिए हम भोजन लेकर आ गए। तुम सब बच्चे अब आराम से अपना पेट भर सकते हो। क्या मीनू आंटी, आप हमारे लिए ये गाय का चारा लेकर आई हैं? हम नहीं खाएंगे ये। अरे बच्चों, और हम क्या करते, हमें चारे के अलावा और कुछ नहीं मिला। अगर हम ये भी ना लेकर आते तो तुम बच्चों को आज के दिन भी भूखा ही रहना पड़ता। तभी मीनू चिड़िया की नज़र मानो चिड़े के पास रखे हुए एक चमकते हुए प्याले पर पड़ती है। मानो चिड़े, ये प्याला कहाँ से आया? कितना ज़्यादा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोने का प्याला हो। मम्मा, आपको पता है, आपके जाने के बाद हम बच्चे भूख की वजह से बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो हमारी रोने की आवाज़ सुनकर एक बूढ़ी आंटी हमारे पास आई और ये प्याला भी उन्होंने दिया हमें। हाँ मीनू आंटी, उन्होंने हमसे कहा कि ये प्याला कोई मामूली प्याला नहीं बल्कि जादुई प्याला है। हम इसके अंदर पत्थर डालेंगे तो वो पत्थर सोने के सिक्के बन जाएंगे। क्या चमत्कारी प्याला? अरे रे, कैसी कहानी है, ऐसा भी होता है क्या आजकल? अगर ये बात बूढ़ी आंटी ने कही है तो क्या पता उन्होंने सच ही कहा हो। हमें एक बार तो उन पर भरोसा करना चाहिए। कोई पक्षी जाए और नदी के पास से पत्थर लेकर आए, हम जरा देखें तो कि कैसा चमत्कार होता है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं लेकर आता हूँ भी पत्थर। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा नदी के पास से काफ़ी सारे पत्थर लेकर आ जाता है। मीनू चिड़िया फिर वे सारे पत्थर उस प्याले के अंदर डाल देती है। मम्मा, ये जो लाल कपड़ा पड़ा है ये इस प्याले के ऊपर डाल दो। थोड़ी देर के बाद हटाना, फिर होगा चमत्कार। मीनू चिड़िया ऐसे ही करती, वे लाल कपड़ा उस प्याले के ऊपर डाल देती है। चलो मीनू चिड़िया, 1 2 3 कहकर ये लाल कपड़ा हटाओ प्याले से। 1 2 3, लो हटा दिया। जैसे ही मीनू चिड़िया कपड़ा हटाती है तो प्याले के अंदर तो पत्थर की जगह अब सोने के सिक्के ही सिक्के थे। अरे बाप रे बाप, ये तो वाकई में चमत्कार हो गया। मेरी इन आँखों ने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा कि पत्थर की जगह सोने के सिक्के बन गए। पक्षियों, हमारे हाथ तो खजाना लग गया, खजाना लग गया हमारे हाथ तो। अब हम पत्थर डालेंगे और बदले में हमें सोने के सिक्के मिलेंगे। देख लो, इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी हम भोजन के लिए कितने ज़्यादा परेशान थे और अभी देखो हमारे पास ये कितने सारे सोने के सिक्के आ गए। बस फिर अब तो पक्षियों ने काफ़ी सारे पत्थर जमा कर लिए थे और वे पत्थर उस जादुई प्याले में डालकर उन्हें सोने के सिक्कों में बदल रहे थे। पक्षियों के तो जैसे मज़े आ गए थे, उनके पास तो सोने के सिक्कों का ढेर लग गया था। यूं ही फिर पक्षियों के दिन बदल जाते हैं। पक्षियों के पास तो अब उनके बड़े बड़े घर थे। वे सब पक्षी तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे। अरे भाई, इतना समय गुजर गया, वे सारे गरीब पक्षी मुझसे मदद मांगने क्यों नहीं आए? कहीं परेशानी में उन पक्षियों ने अपनी जान तो नहीं दे दी? रामू, एक काम करो, जंगल में पक्षियों के पास जाओ और जरा उनकी खबर तो लेकर आओ कि क्या कर रहे हैं वे सब। जी सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू नौकर फिर पक्षियों की खबर लेने जंगल में आ जाता है। वे जंगल में इतने बड़े बड़े घर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े घर! उन गरीब पक्षियों के पास तो भोजन के पैसे नहीं होते थे, तो आज उन गरीब पक्षियों ने इतने बड़े बड़े घर कैसे बना लिए? उल्लू नौकर पक्षियों के इतने बड़े बड़े घर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वे पता लगाना चाहता था कि आखिर पक्षियों के पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर कुछ दिन के बाद उल्लू नौकर ये पता लगा ही लेता है कि पक्षियों के पास जादुई प्याला है, जिसकी मदद से वे इतने ज़्यादा अमीर हो गए। वे उल्लू नौकर फिर ये सारी बात आकर उल्लू सेठ को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि पक्षियों के पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। सेठ जी, अब आप उन पक्षियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वे पक्षी आपसे ज़्यादा अमीर हो गए हैं। उल्लू सेठ तो अब क्या ही कर सकता था। उसके अंदर जो घमंड था, वे सारा का सारा घमंड टूट गया था। वे तो पक्षियों का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा गरीब थे। इस साल बारिशें न होने की वजह से जंगल में अनाज नहीं उगा था। इसी वजह से पक्षी भोजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बाबा, बाबा, मुझे भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। भूख की वजह से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं।
कालू जी कुछ कीजिए ना, कल से हमने कुछ नहीं खाया। हमारा तो चल जाएगा, पर राजू का सोचें, ये तो अभी छोटा है बहुत। राजू मेरे बेटे शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, भोजन में कुछ ना कुछ लेकर ही आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ और पक्षी और उनके बच्चे भी भूख की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। बच्चों आप सब बस थोड़ा सा इंतजार और करो, हम जा रहे हैं। देखना हमें भोजन में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, बस थोड़ी सी देर में हम लेकर आते हैं भोजन। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। अगर मुझे भोजन न मिला तो मैं मर जाऊंगी। हाय रे, शुभ शुभ बोलो, क्या अनाप शनाप बोल रही हो मेरी प्यारी बेटी। मैं बस अभी लेकर आई तुम्हारे लिए भोजन। बस फिर क्या, सारे पक्षी एक साथ ही भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ निकल पड़ते हैं। फिर इस तरह कुछ देर हो जाती है। हाँ तो दे, कुछ मिला क्या तुम्हें? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, एक फल या सब्जी भी नहीं मिली। तभी वहाँ पर और पक्षी भी आ जाते हैं। क्या तुम दोनों को मिला भोजन? हमें तो नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढा, पर हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए, हमें नहीं मिला कुछ भी। हमें भी नहीं मिला, हमने भी बहुत ज्यादा ढूंढा, हम भी थक हार कर वापस आ गए। अरे रे, अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमें पिछले महीने की तरह इस बार भी उल्लू सेठ के घर जाकर उनसे मदद मांगनी होगी। पर उल्लू सेठ बहुत घमंडी है, अपने पैसों पर बहुत घमंड है उसे। पर हम कर भी क्या सकते हैं, चलो चलो उल्लू सेठ के घर चलते हैं। परेशान हाल में सभी पक्षी उल्लू सेठ के घर चले जाते हैं। लो भाई, फिर से आ गए मेरे पास मदद मांगने। गरीब पक्षियों, शर्म नहीं आती जरा सी भी, हर बार मेरे पास ही आ जाते हो। उल्लू सेठ, आप ही हमारा आखिरी सहारा हो, हमारे बच्चे तो भूख से तड़प रहे हैं। अगर भोजन नहीं खाया तो हमारे बच्चे तो मर जाएंगे। हमारी मदद करें, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया, हमें पैसे दे दें या फिर भोजन। अरे भाई, जब बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हो? तुम गरीब पक्षियों को चाहिए कि नदी के पानी में जाकर डुबकी लगा दो और अपनी जान दे दो। चलो चलो भाग जाओ यहाँ से, इस बार मैंने कुछ भी नहीं देना। कृपया करो उल्लू सेठ, हमारे साथ ऐसा ना करो, हमें भोजन दे दो, प्लीज हमें भोजन दे दो। अरे उल्लू जी, कर दें इन गरीब पक्षियों की मदद, इनकी आवाज सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अच्छा अच्छा प्रीतम, मैं इन्हें अभी भगाता हूँ, अभी भगाता हूँ इन सबको यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरे तबेले के अंदर जो गाय बंदी हैं, उनके पास चारा रखा हुआ है, वो चारा लो और अपने बच्चों को खिला दो, उनका पेट भर जाएगा। उल्लू सेठ, तुम क्या बोल रहे हो? क्या हम अपने बच्चों को अब गाय का चारा खिलाएंगे? क्यों नहीं खिलाओगे? अगर नहीं खिलाना तो मरने दो अपने बच्चों को, मुझे क्या। मीनू चिड़िया, जो मिल रहा है बहुत है, गाय का चारा खिलाकर कम से कम हमारे बच्चों का पेट तो भर जाएगा। बस फिर क्या, सारे पक्षी गाय का वे चारा लेकर अपने बच्चों के पास वापस आ जाते हैं। देखो बच्चों, हम तुम्हारे लिए भोजन लेकर आ गए, तुम सब बच्चे अब पेट भरकर खाओगे भोजन। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमें ज़रूर बताएं।